अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। तो आज हम न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, ये फिनोमेना आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इंस्टेबिलिटी क्या होती है? इंस्टेबिलिटी होती है जब कोई भी चीज़ अपने बिहेवियर में क्विकली चेंज करता है, यानी कि स्टेबल बनाने के लिए खुद को अपने बिहेवियर में चेंज लाता है। तो हमें पता है कि जो न्यूक्लियस में हमारे पास दो फोर्सेस होते हैं, टू फोर्सेस। एक फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये रिपल्सिव होता है। और दूसरा जो होता है इट इज न्यूक्लियर फोर्स, जो अट्रैक्टिव होता है। तो न्यूक्लियस में इन दोनों के दरमियान झगड़ा होता रहता है कि कौन डोमिनेंट करेगा। यानी कि न्यूक्लियस में दो फोर्सेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रिपल्शन क्रिएट करता है, यानी कि प्रोटॉन्स लाइक चार्जेस होते हैं उनमें रिपल्शन क्रिएट करता है, और जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उनके दरमियान वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये क्या करना चाहता है, ये न्यूक्लियस को ब्रेक करना, यानी कि जो न्यूक्लियन्स होते हैं उनको दूर करना चाहता है, फ्ले अपार्ट। तो उन्हें दूर करना चाहता है, बट जो ये है ये उन्हें पास में रखना चाहता है, यानी कि ये इन्हें नियर एक दूसरे के करीब रखना चाहता है। तो इन दो फोर्सेस के दरमियान झगड़ा रहता है कि कौन डोमिनेंट करेगा। बट हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी कि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। मगर इसके साथ साथ इसकी लिमिटेशन है कि ये किस रेंज में, यानी कि इसका अगर हम रेंज देखेंगे तो ये इनसाइड न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर में ही डोमिनेंट होता है। अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा बढ़ती है तो ये प्रैक्टिकली क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी कि इफ़ डिस्टेंस इंक्रीजेस, अगर डिस्टेंस इससे ज़्यादा हुई तो प्रैक्टिकली ये ज़ीरो बन जाता है, ज़ीरो बन जाएगा। बट इसके अलावा इसकी एक और खासियत है कि स्ट्रॉन्गेस्ट है, रेंज इतनी है, मगर जो चार्ज नज़दीक होंगे यानी कि नेबर चार्जेस, उनके दरमियान ये ज़्यादा होता है, नेबर चार्जेस के दरमियान ये मैक्सिमम होता है, और जो दूर चार्ज होंगे उनके दरमियान कम होता है। यानी कि अगर हम न्यूक्लियस को ऐसे बनाएंगे, ये रहे इसके प्रोटॉन्स, जो प्रोटॉन यानी कि 10⁻⁻15 मीटर इसका रेंज होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तो जो नेबर न्यूक्लियन्स होंगे, यानी न्यूट्रॉन्स होंगे या प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, तो इनके दरमियान ये फोर्स ज़्यादा होगा। बट एज कंपेयर टू ये और ये जो इसके एंड पे होंगे न्यूक्लियस के, उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू किसके, जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेबरिंग न्यूक्लियन्स होंगे। तो ये था न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम दूसरे तरीके से देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसका रेंज जो है लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अगर लॉन्ग रेंज है तो रेंज इन्फिनिटी तक जाता है, उसका 1/r² जो मिलता है तो इन्फिनिटी पे ज़ीरो बनेगा, उसका लॉन्ग रेंज होता है। और नेबर जो, यानी कि अगर मान लो इनके दरमियान अब न्यूक्लियर फोर्स कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन अब ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इन दोनों में, न्यूक्लियस में, यानी कि इन दो फोर्सेस के दरमियान झगड़ा रहता है कि कौन डोमिनेंट करेगा। इन शॉर्ट रेंज ये डोमिनेंस करेगा, इन लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेंट होगा। तो जब हम देखते हैं जो लाइट न्यूक्लिय होते हैं, लाइट न्यूक्लिय, तो लाइट न्यूक्लिय में क्या होता है, उनमें प्रोटॉन्स कम होते हैं, न्यूट्रॉन्स कम होते हैं। यानी कि प्रोटॉन्स द रेशो, इनका जो रेशो होंगे या मतलब कितने होंगे, तो लाइट न्यूक्लिय में कम होते हैं। तो जितने कम मिनिमम होंगे तो उनमें ज़्यादा कौन सी फोर्स डोमिनेंट करेगी, न्यूक्लियर फोर्स। क्यों करेगी, क्योंकि उससे तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसके रेंज में आते हैं, और इसके नेबर्स जो है ये सारे इनके नेबर्स में ही आएंगे, तो ज़्यादा यही फोर्स डोमिनेंट करेगा।
तो इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगा इनमें कम होगा। बट जब न्यूक्लियस जो हैवी न्यूक्लियस होंगे तो हैवी न्यूक्लियस में क्या होगा, अब उनका साइज बढ़ता जाएगा। जो ही साइज बढ़ता गया तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनकी रेशो भी यानी कि उनका नंबर जो वो मैक्सिमम होगा। जब उनका मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स होंगे या न्यूट्रॉन्स होंगे उनके दरमियान ज़्यादा फोर्स होगी एज कंपेयर टू जो इसके एंड पे होंगे न्यूक्लियस के, तो उनमें डोमिनेंस दिखाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो हैवी न्यूक्लियर में जितना जितना साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन उतना उतना बढ़ता जाएगा। तो जिस वजह से ये फोर्स उन्हें रिपल यानी कि दूर करना चाहेगा, बट न्यूक्लियर फोर्स उन्हें नज़दीक यानी कि आपस में जोड़ के रखेगा। तो इस तरह से हैवी न्यूक्लियस में इन दो फोर्सेस का झगड़ा बढ़ता जाता है, तो जिस वजह से जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल बनते हैं। तो ये थी एक एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस कि न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी क्यों होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखेंगे कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं यानी कि न्यूट्रॉन्स पे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होगा, बट न्यूक्लियर फोर्स उनमें होगा। तो न्यूक्लियर फोर्स जब उनमें एग्जिस्ट होता है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट नहीं होता क्योंकि उनकी चार्ज नहीं होती है, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी जो होती है उनमें ये अच्छा खासा रोल पैदा करते हैं, यानी कि अपना रोल यूज करते हैं, यानी कि एक अच्छा खासा रोल देते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी में। क्यों हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनकी चार्ज नहीं होती है, बट जो न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान फोर्स होगी न्यूक्लियर फोर्स वो सेम होती है। तो इन हैवी न्यूक्लियर में क्या होता है, मान लो जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होंगे, ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा बट न्यूक्लियर फोर्स तो होगा। तो वो न्यूक्लियर फोर्स इसे क्या करेगा, यानी कि इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स न्यूट्रॉन्स पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा बट न्यूक्लियर फोर्स इस पे इफेक्ट करेगा। तो ये इसे स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करते हैं ये न्यूट्रॉन्स, जब भी न्यूट्रॉन होता है तो हैवी न्यूक्लियर में न्यूट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। अगर हम एग्जांपल लेंगे यानी कि यूरेनियम जो हमारे पास है 92 235, तो इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं 235 माइनस 92, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें 3 4 143, यानी कि इसमें 143 न्यूट्रॉन्स है बट प्रोटॉन्स सिर्फ 92 है। तो वो प्रोटॉन्स जो न्यूट्रॉन्स है उनके दरमियान न्यूक्लियर फोर्स है बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं। तो न्यूक्लियस को स्टेबल बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो क्या करते हैं ये न्यूट्रॉन्स, ये खुद को कन्वर्ट करते हैं प्रोटॉन में और देते हैं एक बीटा पार्टिकल और देते हैं एक एंटी न्यूट्रिनो। तो ये खुद को कन्वर्ट करते रहते हैं प्रोटॉन्स में, यानी कि जो न्यूट्रॉन्स है वो कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन्स में, प्रोटॉन्स कन्वर्ट होते हैं न्यूट्रॉन्स में। इस तरह से डोमिनेंस दिखाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, ताकि न्यूक्लियस फ्ले अपार्ट ना हो, यानी कि न्यूक्लियस से बाहर ना निकले। तो जिस वजह से जब ये बढ़ती जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो हैवी न्यूक्लियर होते हैं वो अनस्टेबल बनते रहते हैं। तो अब स्टेबल बनाने की कोशिश में वो क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन्स खुद को प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाए, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कम होती जाए। तो इस तरह से ये खुद को ना कहीं पार्टिकल्स यानी कि अल्फा रेडिएशंस देंगे या बीटा देंगे या गामा देंगे, इस तरह से ये खुद को कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये थी दो एक्सप्लेनेशंस, एक थी फोर्स पे एक्सप्लेनेशन, दूसरी कि न्यूट्रॉन्स कौन सा रोल करते हैं प्ले टू मेक ए न्यूक्लियस स्टेबल। तो इसके बाद हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम
रेडियो एक्टिविटी। तो अब हमने देखा कि जो न्यूक्लियस है इनस्टेबल होता है, यानी कि न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी कैसे हमने देखा कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, तो ऐसे ही प्रोटॉन्स भी कन्वर्ट होते हैं खुद को न्यूट्रॉन्स में। तो इस तरह से ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि हैवी एलिमेंट्स जो होते हैं, वो इमिट करते हैं रेडिएशंस बाय इटसेल्फ टू मेक देमसेल्व्स स्टेबल, कि खुद को स्टेबल बनाने के लिए वो अपने अंदर से कुछ एनर्जी बाहर भेजते हैं ताकि उनमें न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बनी रहे। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन, यानी कि खुद से ये रेडिएशंस इमिट करते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो खुद से ये रेडिएशंस ऑफ रेडिएशंस बाय हैवी एलिमेंट्स। तो ये जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं इनमें अब न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी होती है, खुद को स्टेबल बनाने के लिए ये खुद से इमिशन ऑफ रेडिएशंस देते हैं ताकि इनकी एनर्जी कम हो और ये एक स्टेबल स्टेट में आए। तो जो एलिमेंट्स अब यहाँ से ये स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस देते हैं, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो उन एलिमेंट्स का नाम दिया हमने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ये जब ये प्रोसेस देते हैं, इमिशन ऑफ रेडिएशंस करते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम रेडियो एक्टिविटी। तो इस फिनोमेना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं और इन एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्हें डिस्कवर किसने किया था, मतलब ये एक्सीडेंटली ये डिस्कवर किए थे हेनरी बैकरेल ने। तो एक्सीडेंटली ये डिस्कवर हुई थी स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस। तो एक्सीडेंटली हेनरी बैकरेल ने क्या देखा कि जो यूरेनियम है एटॉमिक नंबर 92, उसने कुछ रेडिएशंस दिए थे जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट उसने देखा। तो उसके बाद इन रेडिएशंस को कुछ मंथ्स के बाद, यानी कि मैरी क्यूरी और पैरी क्यूरी ने फिर से देख लिया, इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व किया उन्होंने फिर से। उन्होंने देखा कि ये जो यूरेनियम है ये पोलोनियम और थोरियम जब ये उसमें कन्वर्ट होता है बाय इमिशन ऑफ रेडिएशंस, वो उससे ज़्यादा, यानी कि जो उनका पेरेंट होता था यूरेनियम, उससे ज़्यादा रेडिएशंस देते हैं, बट रेडियो एक्टिव रेडिएशंस देते हैं। तो कुछ मंथ्स के बाद इन्होंने भी फिर से इन्हें देख लिया। तो इन्होंने इन रेज को कहा था, इन रेडिएशंस को, बैकरेल रेज, क्योंकि एक्सीडेंटली उसी ने तो देखे थे पहले, तो उन्होंने नाम दिया इन्हें बैकरेल रेज। जब इन्होंने इन्हें स्टडी किया था तो इन्हें नाम मिला था ये। तो अब हम देखेंगे कि जो एलिमेंट्स होंगे जिनका एटॉमिक नंबर, यानी कि कौन हैवी एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर देन होगा, यानी कि जो भी एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो इमिट करते हैं ये रेडिएशंस। तो उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। तो इनका काज क्या होता है, मतलब क्यों ये देते हैं, तो काज हमने बताया न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी, जो हम पहले ही पढ़ाए हैं, न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी। तो कुछ एलिमेंट्स, यानी कि ये जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, ये खुद में एक बिहेवियर चेंज करते हैं बाय इमिटिंग स्पॉन्टेनियस इमिशंस ऑफ रेडिएशंस। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हम देखेंगे नंबर 3, इन पे एक्सटर्नल जो कंडीशंस होती है, लाइक फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर की वजह से कोई इफेक्ट होता है इन्हें, या प्रेशर देख लेंगे। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर डज नॉट अफेक्ट, तो ये कोई इफेक्ट नहीं कर रहे ऑन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यहाँ रेडियो एक्टिविटी पे ये कोई असर नहीं दिखाते। अगर हम टेम्परेचर भी चेंज कर लेंगे या प्रेशर कर लेंगे इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का चेंज, तो ये कोई चेंज नहीं दिखाते हैं।
बल्कि ये खुद से ना ये स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशंस देते रहते हैं। तो नेचर क्या था इन्हें, यानी कि कैसे कैसे रेडिएशंस मिलेंगी हमें इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। तो इस जो एक्सपेरिमेंट था, यानी कि अब पढ़ेंगे नेचर क्या था इनका। तो नेचर ऑफ बैकरोल रेज। तो ये इन्वेस्ट की किसने, यानी कि किसने हमें दिखाया इनका नेचर, वो रदरफोर्ड ने हमें बताया। यानी कि रदरफोर्ड ने हमें बताया कि इनका नेचर क्या होगा, यानी कि इनका जो मिस्टीरियस बिहेवियर था रदरफोर्ड ने हमें बताया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की कि उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लेड ब्लॉक लिया, उस लेड ब्लॉक में उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को रखा। मान लो ये हमारा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था। ऐसे ही दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, तो दीज आर लेड ब्लॉक्स। तो ये और ये जो है ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडियो एक्टिव। these are lead blocks। जो भी रेडिएशन ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट दे रहे थे, इन्होंने इसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया और फिर मैग्नेटिक फील्ड में पास किया। तो यहां से हम अगर देखेंगे तो इन्होंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया यहां से। अगर इस पे नेगेटिव चार्जेस है इस प्लेट पे और इस पे पॉजिटिव, और यहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मैग्नेट लिया, फिर देखा कि क्या होता है। तो अब हमें पता है कि ये जो एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है खुद से रेडिएशंस जनरेट करते हैं ताकि उनमें स्टेबिलिटी क्रिएट हो। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इन्होंने जब देखा कि कुछ रेडिएशंस इनसे पास होके निकल रही थी, ना वो डिवेट हो रही थी टुवर्ड्स राइट साइड, ना डिवेट हो रही थी टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी कि स्ट्रेटली वो मूव कर रहे थे। जब इन्होंने देखा तो ये थी गामा रेज, क्योंकि गामा रे पे कोई चार्ज नहीं होता है। कुछ यहाँ से रेडिएशंस निकली जो डिवेट हुई टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो कुछ रेडिएशंस यहाँ आ गई, कुछ रेडिएशंस यहाँ चली गई और कुछ रेडिएशंस विदाउट डिविएशन यहाँ चली गई, तो वो गामा रेज थी। बट जब इन्होंने देखा कि जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रही है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो थी अल्फा रेज, क्योंकि अल्फा रेज की चार्ज पॉजिटिव होती है, और जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ गई वो थी बीटा रेज, क्योंकि बीटा रेज की चार्ज नेगेटिव होती है। तो यहाँ से इन्होंने देखा कि जो बैकरोल रेज है वो 3 किस्म की हमें मिल रही है। तो ऐसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड से हमें देखा तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस ऐसे पास हो रही थी, तो वो थी गामा रेज। ऐसे कुछ टुवर्ड्स राइट चली गई, वो थी बीटा रेज, और कुछ लेफ्ट चली गई जो थी अल्फा रेज। तो ये रदरफोर्ड ने हमें दिखाया कि नेचर ऑफ बैकरोल रेज कितने किस्म के होते हैं, यानी कि उसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से 3 तरह के रेडिएशंस निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो अब अल्फा रेडिएशंस क्या होते हैं, अगर हम सबसे पहले देखेंगे अल्फा, तो अल्फा रेज क्या होती है, इट इज हीलियम न्यूक्लिय 2:4, यानी कि जो हीलियम है उसमें से जो 2 ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें बाहर निकाल दो तो हमें मिलता है हीलियम न्यूक्लिय। तो हीलियम न्यूक्लिय इज एन अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम न्यूक्लिय एक अल्फा पार्टिकल होता है। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ने डिके यानी कि डिसइंटीग्रेट हुआ और दिया अल्फा पार्टिकल, तो वो कैसे हम शो करेंगे, यानी कि अगर इफ
अल्फा पार्टिकल is decayed from radioactive element। कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसने हमें दिया अल्फा पार्टिकल, तो क्या होगा उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स जेड ए, यानी कि एटॉमिक नंबर, सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंड मास नंबर। तो अगर इसने अल्फा पार्टिकल दिया तो ये बनेगा वाई, उसकी एटॉमिक नंबर जो होगी वो इस 2 कम होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर इज 2, तो 2 प्रोटॉन्स ये बाहर निकालेगा और अपनी पोजीशन डाउन करेगा, और मास नंबर होगा A-4, क्योंकि हीलियम न्यूक्लिय की मास नंबर 4 है। प्लस हमें और क्या मिलेगा यहाँ से, हीलियम न्यूक्लिय। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो टोटल चार्ज कंजर्व रही और टोटल मास भी कंजर्व रही, तो इसे कहते हैं हम पैरेंट न्यूक्लिय, और इसे कहते हैं हम डॉटर, यानी कि Y को हम कहेंगे डॉटर न्यूक्लिय, और ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल ये होता है हीलियम न्यूक्लिय। अब इसे क्या होता है कि जब ये पैरेंट अपने अंदर से या अपने न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन्स कम करता है, तो इसकी पोजीशन ना एटॉम पीरियोडिक टेबल में 2 नीचे आती है, तो जिस वजह से इसमें स्टेबिलिटी क्रिएट होती है। इसी तरह से जो बीटा रेज होती है, बीटा रेज क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां अगर हम देखेंगे तो बीटा रेज क्या होती है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर ये निकल गए न्यूक्लियस से, यानी कि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से निकल रहे, तो क्या होगा, ये अगर पैरेंट था जेड ए, तो न्यूक्लियस से निकल के आई तो Z-1, क्योंकि इनकी चार्ज -1, मास नंबर फिर से यही रहेगा, प्लस बीटा पार्टिकल प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो निकल के आता है। तो ये निकल के आते हैं, तो यहां से बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रॉन निकल के आते हैं, बट जो चार्ज होगी वो सबसे पहले कितनी थी, Z, तो इसके बाद भी फिर से हमें Z मिलेगी, क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी Z-1 + 1 ये जो होगा तो वो फिर से हमें मिलेगा Z, इट बिकम Z+1। तो Z+1 यानी कि ये एक पोजीशन रेज करता है पीरियोडिक टेबल में, तो Z+1 और इसकी जो चार्ज होगी वो -1, तो फिर से चार्ज कंजर्वेशन हुई, यानी कि चार्ज जितने पहले थे उसके बाद भी हमें उतनी ही चार्ज मिले, मगर जब भी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल को इमिट करता है तो उसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एक इंक्रीज होती है। बट जो इलेक्ट्रॉन, जो बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो, ये न्यूक्लियस में नहीं होते हैं, बट ये कब एग्जिस्ट होते हैं, एट द टाइम ऑफ इमिशन, यानी कि जब ये न्यूक्लियस से निकल रहे हैं उसी वक्त ये जनरेट होते हैं, बल्कि ना कि ये न्यूक्लियस में पहले से ही जनरेट, यानी ये जनरेट होते हैं उसी वक्त जब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, ना उससे पहले ये न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो उसके बाद थे ये गामा रेज। तो गामा रेज क्या होती है, ये होते हैं हाई एनर्जी फोटॉन्स, हाई एनर्जी फोटॉन्स, यानी कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और उनकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये थी, मतलब कि हमने पहले कहा कि न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी क्या होती है, फिर हमने कहा कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या है और नेचर ऑफ द बैक्रो रेज क्या था, यानी कि रदरफोर्ड ने हमें बताया कि 3 किस्म की रेडिएशंस मिलेंगी, अल्फा जिनका चार्ज पॉजिटिव होगा, बीटा जिनका चार्ज नेगेटिव होगा, और गामा जिनका कोई चार्ज नहीं होगा। फिर हमने कहा कि अल्फा रेज होती क्या है, मतलब अल्फा पार्टिकल होता क्या है, जब एक एलिमेंट अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो कितनी पोजीशन डाउन होता है, बीटा पार्टिकल जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल देता है तो कितनी पोजीशन रेज होता है, क्या इलेक्ट्रॉन, ये जो बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं, बल्कि ये उस वक्त बनते हैं जब ये न्यूक्लियस से, यानी कि जब ये बीटा पार्टिकल इमिट करता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसी तरह गामा रेज यानी कि हाई एनर्जी फोटॉन्स निकलते हैं। तो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इन अल्फा पार्टिकल्स की, बीटा पार्टिकल्स की और गामा पार्टिकल्स की। तो अब हम एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स की। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट, यानी कि किसके बराबर होता है अल्फा पार्टिकल, बीटा किसके बराबर होता है और गामा किसके बराबर होता है। तो ये होता है हीलियम न्यूक्लिय के बराबर,
यानी कि ये होता है हीलियम न्यूक्लियस He2 तो ये किसके बराबर होता है? एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के। तो बीटा पार्टिकल होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है? ये होता है हाई एनर्जी फोटॉन। तो तीनों में फर्क होता है। ये हीलियम न्यूक्लियस होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, और ये एक फोटॉन होता है जिसमें हाई एनर्जी होती है। तो नंबर सेकंड अगर हम देखेंगे तो चार्ज कितनी होती है? तो इसकी चार्ज होती है +2e। e कितने? e इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो इसकी चार्ज होती है +2e, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। तो इसकी चार्ज कितनी होती है? -e। और इसकी चार्ज कितनी होती है? नो चार्ज, क्योंकि ये फोटॉन होता है तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसीलिए तो ये डिवेट नहीं हुआ था टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। उसके बाद अगर हम मास देखेंगे, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो मास कितना होता है इसका? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि ये mp होता है मास ऑफ प्रोटॉन। तो 4 गुना प्रोटॉन से इसकी ज़्यादा मास होती है। अगर प्रोटॉन 1 kg का होगा तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 kg। तो अगर हम उसका मास देखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मगर ये रेस्ट मास होता है, असल में ये रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास। तो रेस्ट मास इसकी कितनी है? 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। इसकी मास कितनी है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी रेस्ट मास कितनी है? 0, क्योंकि फोटॉन की जो रेस्ट मास होती है इट इज 0, तो इसे मूविंग मास होता है। अब अगर हम देखेंगे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी होती है अल्फा पार्टिकल की? तो इसका एक रेंज मिलता है हमें। किस रेंज में मिलती है? 1.4 इंटू 10⁻7 मीटर्स पर सेकंड टू 2.2 इंटू 10⁻7 मीटर्स पर सेकंड। यानी कि इनकी भी स्पीड बहुत अच्छी होती है, यानी कि 10⁻7 मीटर्स पर सेकंड एक रेंज में आते हैं। तो इसी तरह अगर उनकी देखेंगे तो वो होती है 2.97 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड, और इनकी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो स्पीड तीनों की बहुत अच्छी होती है, बट गामा रे की सबसे ज़्यादा होती है। बीटा रे की स्पीड अप्रॉक्सीमेटली यानी कि 2.97 लाइट के करीब चली जाती है इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो डिफ्लेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन्हें डिफ्लेक्ट करता है। तो अल्फा रेज को हमने देखा कि हाँ, इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है। बीटा रेज को भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करता है, बट जो गामा रेज होती है वो डिफ्लेक्ट नहीं होती है, यानी कि नो, दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड, क्योंकि उनमें कोई चार्जड पार्टिकल नहीं होता है, उनमें एक फोटॉन होता है। तो ये थी प्रॉपर्टीज। अब पेंट्रेटिंग पावर यानी कि कितनी क्षमता होती है कि कितने गहराई में जा सकते हैं, यानी कि पेंट्रेटिंग पावर अगर हम देखेंगे किसका, अल्फा रेज का, तो उनका पेंट्रेटिंग पावर होता है बहुत अच्छा। हाँ, उनका पेंट्रेटिंग पावर कम होता है, लो पेंट्रेटिंग पावर लो होता है। कितना होता है कि अगर ये आयर यानी कि 7 सेंटीमीटर ऑफ आयर कैन एब्जॉर्ब, यानी कि अगर 7 सेंटीमीटर ऑफ आयर से हम इन्हें पास कर लेंगे तो ये उससे पेंट्रेट नहीं होते हैं, बल्कि वो इसे एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ, अगर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास गोल्ड एल्युमिनियम फाइल होगा 0.81 मीटर की, यानी कि थिक सेंटीमीटर की, यानी कि अगर एल्युमिनियम फाइल होगा तो पेंट्रेटिंग पावर अल्फा रेडिएशंस की बहुत कम होती है। तो अगर 7 सेंटीमीटर ऑफ आयर से इसे पास किया जाए, या एल्युमिनियम फाइल जिसकी थिकनेस होगी 0.81 सेंटीमीटर्स, तो वो अल्फा रे को या अल्फा पार्टिकल को कंप्लीटली एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये थी पेंट्रेटिंग पावर। बट बीटा रेज की पेंट्रेटिंग पावर जो होती है हाई होती है एज कंपेयर टू अल्फा। अगर ऐसे
कंपेयर किया जाएगा अल्फा रे से, तो इनकी पेंट्रेटिंग पावर जो होती है, मतलब घुसने की पावर, वो ज़्यादा होती है। तो जो गामा रेज होती है इनकी हाई होती है 100 टाइम्स किससे, एज कंपेयर टू बीटा रेज। तो सबसे पेंट्रेटिंग पावर जो होता है वो होता है गामा रेज का, उससे कम होता है बीटा रेज का, उससे कम होता है अल्फा रेज का, क्योंकि अल्फा रेज एब्जॉर्ब होती है इन 7 सेंटीमीटर्स ऑफ एयर कंप्लीटली। अब आयोनाइजिंग पावर, तो आयोनाइजिंग पावर यानी कि कितनी जल्दी ये आयोनाइज कर सकते हैं, यानी कि जिस हवा में या जिस मटेरियल से जा सकते हैं तो उससे आयोनाइज, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं एटम से, तो कितना आयोनाइज करते हैं। तो सबसे आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होती है अल्फाज की, यानी कि अगर एक अल्फा पार्टिकल जो है वो कम से कम 20,000 पेयर्स ऑफ आयन्स बनाते हैं, यानी कि अगर उस एयर में से पास हो जाए, अगर एक अल्फा पार्टिकल को हम एयर से पास कर लेंगे तो वो 1 सेंटीमीटर में कितने 20,000 पेयर्स बनाता है, यानी कि पर सेंटीमीटर में कितने पेयर्स बनाएगा आयोनाइजिंग पेयर्स 20,000। तो अगर हम बीटा रेज की देखते हैं तो 1/100 यानी कि 100 टाइम्स कम होती है पेंट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू अल्फाज। तो अगर हम इनकी देखेंगे तो इनकी कम होती है 1/100 टाइम्स, किससे कम होती है, एज कंपेयर टू बीटा, यानी कि एज कंपेयर टू अल्फा इनकी इतनी कम होती है आयोनाइजिंग पावर, तो इनकी कम होती है टू बीटा, तो ये उससे कम आयोनाइज करते हैं। उसके अलावा दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, अल्फा रेडिएशंस भी इफेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट को, हाँ करती है। तो बीटा करती है, हाँ वो भी करती है। और जो गामा रेज है वो भी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज, यानी कि किसके बराबर होते हैं, किसकी कितनी चार्ज होती है, किसका कितना मास होता है, किसकी वेलोसिटी किस रेंज में आती है, किसे डिफ्लेक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो पेंट्रेटिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, आयोनाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी, क्या वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं, हाँ वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करते हैं। तो क्या इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसमें देखेंगे क्या शॉर्ट फ्लैशेस ऑफ लाइट दिखाते हैं, यानी कि फ्लोरेंस शॉर्ट लाइट फ्लैशेस दिखाते हैं। हाँ ये शॉर्ट लाइट फ्लैशेस देते हैं, जैसे कि हमने अल्फा पार्टिकल्स को राथरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में देखा था, यस देते हैं। अगर जिंक सल्फाइड की बनी हो कोटिंग, ये भी दिखाते हैं यस शॉर्ट लाइट फ्लैशेस। फिर से अगर जिंक सल्फाइड हो तो अगर इन्हें देखेंगे ये लेस दिखाते हैं, यानी कि ये भी दिखाते हैं शॉर्ट लाइट फ्लैशेस, बट वो इन क्वांटिटी स्मॉल होते हैं, यानी कि वो शॉर्ट लाइट फ्लैशेस बहुत कम होते हैं, और ये दोनों ज़्यादा लाइट फ्लैशेस देते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे एक और प्रॉपर्टीज इनकी, डिस्टेंस इन एयर, यानी कि कितने दूर जा सकते हैं, डिस्टेंस थ्रू विच इट कैन ट्रैवल इन एयर, यानी कि कितनी डिस्टेंस में ये जा सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये 3.1 सेंटीमीटर से 7.8 सेंटीमीटर तक जाते हैं, यानी कि इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये फ्यू मीटर्स करते हैं, यानी कि फ्यू मीटर्स तक ये चले जाएंगे। और अगर ये देखेंगे तो ये कहीं भी चले जाते हैं, यानी कि बहुत सारी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं गामा रेज। तो ये डिस्टेंस इतने ट्रैवल करते हैं, ये मतलब कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर्स, और वो उससे ज़्यादा किलोमीटर्स तक मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। इसके अलावा जो अल्फा रेज है वो हीटिंग इफेक्ट जनरेट करती है, हीटिंग इफेक्ट, वो हीटिंग इफेक्ट भी शो करते हैं। इसके अलावा वो क्या सिकन बर्निंग इफेक्ट भी शो करते हैं, सिकन बर्नस। तो जिस सबस्टेंस पे ये गिरते हैं उस पे हीटिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं, सिकन बर्नस करते हैं। और बीटा रेज ये प्रॉपर्टीज नहीं दिखाती है, और गामा रेज भी ये प्रॉपर्टीज नहीं दिखाती है। तो ये थी यहाँ तक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स।
तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो कमेंट्स में लिखना।